गालिब का फिर जब जिक्र कर दिया तो मुझे भी थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है जरूरी है, महफिल अधूरी है। ये संसद में भी मैंने कहा था विक्रम, थोड़े लोग थोड़े परेशान हुए उधर वाले, लेकिन मैंने गालिब को ही कोट किया था। गालिब जब कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ, अरे गालिब के दर्शन शायरी के माध्यम से महत्वपूर्ण है, संतों के भी शायरी के माध्यम से नहीं, दोहों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण है, दर्शन है, वो ज्ञान है। तो जो काम हो नहीं रहा था, अपेक्षित सफलता मिल नहीं रही थी, तो गालिब के पास कोई आदमी गया, तो उन्होंने कहा क्या करें, हमें सफलता नहीं मिल रही है, और बहुत मेहनत की, मेरी तो उम्र भी निकल गई। तो उम्र को पकड़ कर गालिब स्वतः कवि थे, उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे। कबीर जी को आनंद आया ना। तो उस समय मैंने संसद में ये कहा था कि भाई काम आपने भी किया, मेहनत की, लेकिन आईना पूछा, धूल जो थी वो चेहरे पे थी, तो कैसे चेहरा साफ होगा। तो गालिब दर्शन अलग था। एक और याद आ गया मुझे विक्रम जी गालिब का, कि एक आदमी था जो गालिब की हवेली है, मैं जाके देख के आया, मुझे ये कुछ इस तरह के लोग पसंद है। तो मैं दिल्ली में, हमारे विजय गोयल हैं, उन नेताजी के थोड़ा आगे चलते हैं, तो गालिब की हवेली है, तो वहां जाके आया। तो मैंने कोई खास बात, वहां लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा साहब एक हैप्पीनेस को भी गालिब जो है वो प्रमोट करते थे। हैप्पीनेस को तो हम भी प्रमोट करते, वो कैसे प्रमोट करते थे कि कोई दुखियार आता था तो उसको समझाता था। फिर उनके एक शिष्य हो गए थे सेठ जी, वो भी कभी गालिब नहीं रहते तो वो भी समझाते थे। तो एक बार सेठ जी की डेथ हो गई, कोई आदमी आया कि साहब वो सेठ जी कहां चले गए, तो सामने गालिब मिल गई। बोला वो सेठ जी कहां चले गए, उनको अपना दुख प्रकट करना था जिससे वो कुछ बताएं कि जो दर्द दिल बेच रहे थे वो दुकान बढ़ा के चले गए। अलग ही अंदाज था गालिब का। तो आज विक्रमजीत सिंह ने गालिब को याद किया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। दो तीन विषय और आए यहां कि बीबीए कॉलेज में खुल गया और म्यूजियम की पीजी हो गई क्या, म्यूजियम की पीजी। तो ये भी दो बड़े काम हुए इस कॉलेज में, डूंगर कॉलेज में। इसके लिए भी भजनलाल जी को बधाई दीजिए, भजनलाल सरकार को बधाई दीजिए, बड़े काम हुए। हमने प्रयास किया, लेकिन काम करने वाले तो भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें भजनलाल जी। एक विषय यहां आया कि एक 8 करोड़ समथिंग आप कह रहे हो कि मुझे जो ज्ञापन दिया उसमें आपने कहा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 23-24 में 15 करोड़ की लागत से को निर्माणाधीन सभागार के लिए 10 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी है। यही है ना, इसी में 8 पैसे का क्या वो अलग, वो क्या है, 30 कमरे अलग है। तो 30 कमरे वाला ज्ञापन इसमें कहां है? 30 कक्षा कक्ष की स्वीकृति भी हो गई थी और फाइनेंस की आईडी भी जारी हो गई, पीडब्ल्यूडी को पैसा पहुंच गया। अच्छा लास्ट वाला, इसमें क्या अटक है? उसके निर्माण पे रोक है, निर्माण में रोक लगा, बस कहना है कारण उसको एक बार रोक दिया था ना आचार संहिता में, उसके बाद दोबारा चलो ये निर्माण पे रोक हटवा देंगे साहब, चलो ठीक, ये तो बड़ा काम यहाँ से करना है इस कॉलेज में, क्योंकि पता है कि अपन तो छात्र भी रहे ना। हाँ ये करेंगे इसको। अच्छा ये फीस नीचे लिखा हुआ है 30 कमरे 30 वाला, और ये क्या था विज्ञान भवन में 43 लाख, छतों से पानी चल रहा है, छतें खराब हो ये मरम्मत, इसमें जो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है क्या, ये अलग देना पड़ेगा गई, कोई? अलग है। चलिए, और ये क्या है 162 लाख वाला? ये मेन मुख्य भवन पूरा कॉलेज में चल। अच्छा मुख्य भवन में मरम्मत 162 लाख और विज्ञान भवन की मरम्मत का 43 लाख, ये अलग अलग है दोनों। पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। पानी चूता और ये जो 15 करोड़ है मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का विषय है, और 30 कक्षा का है
जिसकी रोक लगी हुई है, आप कह रहे हो ये, तो ये वो बड़े काम तो आपके होने वाले ही हैं और भी हो जाएंगे। चलिए, आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें से मुझे लगता है कि अधिकांश काम हो जाएंगे, हो सकता है सारे हो जाए। इसके लिए बड़ा प्रोग्राम रखना, बड़ा काम हो रहा है तो बड़ा प्रोग्राम रखना। एक बात में राजनीति की आप और कोई डिमांड किसी की छात्रों की तो नहीं है? कोई क्या है बताओ? संवाई कर लेते हैं ना काम। कोई और डिमांड हो किसी की ऐसी जो पेंडिंग हो? क्या कॉलेज फाइन आर्ट्स की एक ग्रेड तो मिला हुआ है, परंतु एक ग्रेड की सुविधा इस कॉलेज के अंदर है नहीं। आप सामने खड़ी दीवारें देख लो, जो मेन सर ने बताया है कि 1.67 वहाँ अनुमानित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी भेजा है, उसमें 2 करोड़ की लागत। कॉलेज को ए ग्रेड मिला हुआ है, उसके अनुरूप सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, ये आपकी डिमांड है, ठीक है। और दूसरी सर ये इसके अंदर नहीं आने क्या अलग है? सर अलग है, एक छात्रों की मांग को लेके है। क्या? एक जो हमने एबीपी की तौर से आपको ज्ञापन सौंपा है, उसमें ये क्रिकेट का ग्राउंड है सर, उसके अंदर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, और ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब उसमें पूर्णतः अग्रसर हैं उसको करवाने के लिए, लेकिन तो कॉलेज क्या? के पास मौजूदा फंड है नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप बीकानेर के लिए गौरव की बात है कि आप जैसे सांसद हमें मिले और आज केंद्रीय मंत्री की पद पर सुशोभित हो, तो आज आप कम से कम ये क्रिकेट ग्राउंड का उसके लिए कुछ न कुछ सरमती कोष से क्या देखें। करना है? कब देंगे आप एक वो आपके विकास समिति नहीं बनी हुई? विकास समिति नहीं बनी हुई आपकी? उसकी बैठक बुलाओ, उसमें सदस्य कौन है? हाँ तो ठीक कर देंगे, उसमें ही कर देंगे, उसको बुलाओ आप सदस्य कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पत्रकार जी बार बार कह रहे हैं कि अपनी अगली मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो और उसके लिए जाना पड़ेगा। कुछ और चीजें बाद में, कुछ और चीजें बाद में कर लेंगे। कुछ बोल दिए क्या? देखिए, संविधान दिवस का विषय सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि इस पे बोलना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। द अडॉप्शन डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 है, उसको 75 साल पूरे हुए। अभी एक विजयताई लाटकर है, उसने एक 26 नवंबर को ही बीकानेर में कार्यक्रम किया, मेरे ख्याल में रविंद्र रंगमंच में किया था। उसमें 15 ऐसी हमारे मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाएं थी जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। तो मैं डूंगर कॉलेज को कहना चाहता हूं, आपकी अगर कोई रिसर्च टीम है तो यहाँ जसवंत सिंह जी संविधान सभा में मेंबर थे, जसवंत सिंह जी दाऊद साहब। यही मेरा एक आग्रह है। और एक कार्यक्रम आप कर सकते हो, प्रिंसली स्टेट की तरफ से, बीकानेर स्टेट की तरफ से वो मेंबर थे, ही वाज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बीकानेर के लिए बड़ी बात है। और उस समय कुछ 15 या 20 स्टूडेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ आए थे, क्योंकि ड्राफ्ट में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया था। कुछ को कुछ दिया था, कुछ आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखो, कुछ आप डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट के बारे में कुछ भी लिखो, सुझाव आएंगे, फिर आप हम देखेंगे फाइनल ड्राफ्ट बनाते समय। तो ऐसा कोई काम उनको दिया गया था। वहाँ मुझे लगता है वो महीना भर रुके हैं, कुछ फोटो उनके पास है। इसमें कोई विद्यालय को लीड लेना चाहिए ना। मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को भी कहा आप उसको लीड ले सकते हो, आपका भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपका कॉलेज है, तो अगर आप उसको लीड लेंगे तो जसवंत सिंह जी इतने बड़े आदमी थे, ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीकानेर स्टेट। जसवंत सिंह जी राज्यसभा के मेंबर भी रहे, कोई लोगों को पता नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे। हाँ, मैं गिरदार है, लेकिन कोई लीड लेकर इस कार्यक्रम को करेंगे तो बीकानेर की जनता को पता चलेगा कि भाई हमारे बीकानेर का भी संविधान निर्माण में योगदान था। मेरा ये कहना है? हाँ, टाइपराइटर बड़ा है शायद घर पे, तो वो देख भी सकते हैं उसको। अभी साल भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है संविधान कैसे बना, बनाने वाले कौन कौन लोग थे, उनको याद करने का ये साल भर का अवसर है।
तो उन्होंने ये भी कहा कि संविधान सभा में जो लोग थे उनके परिवार के लोगों से मिलो या उनके नाम पे कोई कार्यक्रम हो। तो मुझे लगता है जसवंत सिंह जी के नाम पे कोई कार्यक्रम हो सकता है। जसवंत सिंह जी दाऊद सर ऐसे करके उनका नाम है। उनके यहाँ फोटो भी लगे हुए हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है, कुछ लड़के जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए थे बीकानेर में उस समय, उनके कुछ नाम भी मिले हैं। तो मैं वहाँ BHU में प्रयास कर रहा हूँ कि उनके परिवार के लोग हैं क्या, कहीं एड्रेस है क्या उनका, क्योंकि वो वहां से आए थे। तो वो मदन मालवीय जी को किसी ने जिक्र किया कि भी कुछ लड़के चाहिए टैलेंट वाले। तो बोला कौन उसको कंट्रोल करेगा, कौन ले जाएगा। तो ये जसवंत सिंह जी ने हाथ खड़ा करके हाँ करेंगे, मैं ले जाऊंगा और मैं कंट्रोल करूंगा। यहाँ रुके हैं वो, यहाँ रुके हैं, खाना खाया है, ड्राफ्ट में काफी कहा वो गए भी हैं। कुछ काम ड्राफ्ट का हुआ है, पर्टिकुलर पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट का हुआ। तो ये अगर इस साल भर में पता लग जाए तो ये बीकानेर के इतिहास के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी जो संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं, पूरी एक यात्रा का विषय है ये, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, सत्यप्रकाश जी चलाएंगे उस कार्यक्रम को। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो संविधान निर्माण में अगर उस शहर की कोई भूमिका थी उसमें भी वर्कशॉप हो, उसमें कोई कार्यक्रम हो, तो ये एक कार्यक्रम आप हाथ में ले सकते हो। ये अच्छा कई कार्यक्रम है। और ये मुझे अखिलेश जी ने क्या दिया है, लॉ कॉलेज का नाम जसवंत सिंह जी के नाम। बिल्कुल जरूरी है सर, स्थायी उनकी याद बन जाएगी सर। कुछ उसके कार्यक्रम करके अपन कर सकते हैं। मैं है दिमाग में कुछ याद करने का तो चीज विषय, कुछ और काम भी कर सकते हैं उनके नाम का। मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ से जसवंत सिंह जी मेंबर थे। अपने टोटल मेंबर्स का विषय भी लेकर के विवाद है। हमारे 299 तो जो हमारे प्रोविंस थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनके लोग थे 299। और प्रिंसिपल स्टेट के भी लोग थे 80 से ऊपर, उसमें बीकानेर के एक मेंबर है। और 4 हमारे ऐसे कमिश्नरी थी, जैसे अजमेर है ना, अजमेर हमारा कमिश्नरी का पार्ट है। अजमेर आजाद भी 47 में नहीं हुआ, 56 में हुआ। माउंट आबू कमिश्नरी का पार्ट है। ऐसे कुछ कमिश्नरी थी तो देश में पूरे में थी, उसके 4 कमिश्नरी के भी संविधान निर्माण में सदस्य थे। ऐसे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि कौन कहां से आया। अभी 15 महिलाएं, इनके पूरे फोटो नहीं मिल रहे क्योंकि एक साथ नहीं आई होगी, लेकिन अब उनका चित्र उकेर दिया है। अभी एक नई किताब हमने जो छपाई है उसमें 15-15 कर दिए महिलाओं। उस महिलाओं का योगदान क्या था, क्या संविधान सभा में वो बोली, क्या डिबेट की उन्होंने, और उस डिबेट से संविधान सभा में कौन सा पार्ट जुड़ा, ये बड़े विषय है ना उसमें। और ये विजय राठकर ने शायद ये किया था ये, और बीकानेर से शुरुआत की उसकी नाट्य की कि महिलाओं का क्या योगदान था। तो उन 15 महिलाओं में कौन किस राज्य की थी, किस स्टेट की थी, वो एक काम हो सकता है, उसको और आगे अपन बढ़ा सकते हैं। ऐसे कुछ विषय आप हाथ में लेंगे तो संविधान दिवस मनाने का जो साल भर हम मना रहे हैं, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये बात सही है कि हमारे साथ पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, ये भी ऑर्डर था ब्रिटिश संसद का। और बांग्लादेश तो था ही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस है, अपन देख ही रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं। अभी 3-4 दिनों से ज्यादा ही चल रही है। बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस है, श्रीलंका में कोई ठीक नहीं चल रहा, नेपाल की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कारण क्या है, हम क्यों ठीक हैं और हम क्यों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, और हम क्यों ये सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्दी विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, जर्मनी और जापान को पकड़ करके। ये क्यों सोच रहे हैं, एक ही कारण है, हमारा संविधान। हमारे संविधान में हर समय हमें दिशा दिखाई है। इमरजेंसी के कालखंड में अरुण जेटली जी अब रहे नहीं, मैं उनके साथ वित्त राज्य मंत्री था, मुझे कहते थे कि यार अर्जुन जी इमरजेंसी के समय में एक व्याख्यान देने उनके साथ चला गया, तो बाबा साहब के बारे में व्याख्यान था। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा अध्ययन है आपका, लेकिन मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को इमरजेंसी के दौरान पढ़ा। इमरजेंसी के दौरान जब लोगों को जेलों में बंद कर दिया, तो व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लाइफ,
ये जो बाबा साहब ने डिफाइन की, बोला सबसे ज्यादा मैंने अर्जुन जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आर्टिकल 21, हमारा आर्टिकल 19, हमारा आर्टिकल इक्वलिटी 14, ये सब हमने उस समय पढ़ने डाला। और उसके बाद बाबा साहब जो कोर्ट थे वो हमने सुप्रीम कोर्ट में खूब बोले। अच्छा, ये भी जैसे कई चीजों को पता नहीं है, कई चीजें कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस की क्रांति से लिए हुए शब्द है। ये भी बाबा साहब का उस समय एक संविधान सभा में कोर्ट है कि ये फ्रांस की क्रांति से लिए हुए शब्द नहीं है। ठीक है, हम गुलाम थे इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई जार के खिलाफ, और हॉब्स, लॉक एंड रूसो, शायद ये थे पॉलिटिकल साइंस के लोग जानते होंगे, तीन ही थे ना विद्वान बात है, यही थे। इन्होंने 3 शब्द दिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और वहां ये सब महत्वपूर्ण हुए। फ्रांस में क्रांति हुई, तक का पलट हो गया, जनतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो हमारे उस समय लिखने वाले ने लिखा कि ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है ये फ्रांस से हमने प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे ही शब्द थे। ये गणराज्य के शब्द होते हैं। वैशाली गणराज्य कहां आया पहले? भारत में। गणराज्य कहां आया? भारत में। तो जब गणराज्य आता है तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी उसी के शब्द होते हैं। बाकी एक जो उदाहरण है वो कई किताबों में तो मिलता है, लेकिन अभी मुझे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की में नहीं मिला। वो उदाहरण भी बहुत शानदार है। वो कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े विद्वान थे कलकत्ता में, और उनके यहाँ कुछ लोग सुबह में आते थे चर्चा करते हुए, तो एक आदमी आया बग्गी लेकर के, पंडित जी चलो घूमने चलना है, घूमना चलना चाहिए, तो वो भी चले गए। जब वापिस आए कलकत्ता के पार्क में, बड़ा पार्क था उससे, तो दरवाजे पे एक आदमी अचेत अवस्था में उनको दिखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। उन्होंने कहा भाई ये अचेत पड़ा है, मैंने देखा तो बुखार बहुत है, अचेत है। उन्होंने कहा इसको ले लेते हैं। तो बग्गी में जो लाया था आदमी, बग्गी में बैठा लिया, उनके साथ तो एक दो सर्वेंट भी थे, और लेकर के बोला कहाँ रखोगे? बोला मेरे घर में। तो उन्होंने अपने घर पे वैद्य जी को बुलाया और किया। 3 दिन बाद उसके होश आया। होश आया तब उस दिन जिस दिन होश आया था उस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कोई व्याख्यान देने गए थे कलकत्ता में। घरवाला ने पूछा भी तुम कौन है? वो तो कालखंड अलग था ना, हम आजाद भी नहीं हुए थे, उस पीरियड की बात है। उन्होंने कहा मैं तो शिवपुर हूं। बोला यार तू शिवपुर होकर के हमारे घर में रह गए, तो बड़ा काम खराब हो गया। तो ये बड़ा विवाद चला, काफी लोग इकट्ठे हो गए। बोला एड्रेस बता दिया। तो किसी ने समझदार आदमी ने कहा भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का तो वेट करो, वही तो लाए थे। इतने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए। उनको पूछा भाई ये क्या किया आपने? बोला क्या हुआ? तो ये तो अनटचेबल है, इसको आपने घर पे रख लिया। बोला ये मेरा भाई है। तो वहां बड़ा विवाद हो गया, आप तो ब्राह्मण हो, ये शिवपुर समाज का आदमी है, भाई कैसे हो? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो महान पुरुष होते हैं, वो समय पे कुछ चीज कह जाते हैं जो अमर हो जाते हैं वाक्य उनके। उन्होंने खड़े होकर के कहा उनको, जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे, देखो भाई सुनो, ये बाहर की सफाई करता है, बाहर कोई कचरा है, सड़क पे कचरा है, पार्क में कचरा है, आपके नाली में कोई कचरा आ गया, तो ये बाहर की सफाई करता है, इसलिए सफाई कर्मी है। और मैं मनुष्यों के अंदर मन में जो कचरा है उसकी सफाई करता हूं, इसलिए मैं भी सफाई कर्मी हूं, इसलिए हम भाई हैं भाई। क्या शानदार उदाहरण है अनिल शुक्ला जी, आप तो बहुत जोरदार ताली बजा रहे, अच्छा लगा क्या? तो जोर बताइए, जोर से बताइए। ये फ्रेटर्निटी है, बाबा साहब कह रहे हैं ये फ्रेटर्निटी है, ये भाईचारा कहां गायब हुआ? किसने किया? और वो ही कहते हैं कि स्वतंत्रता ठीक है, फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी पहले था, लेकिन हम इक्वलिटी को पहले लीजिए। तो आप देखेंगे कि संविधान में जब अनुच्छेद बन रहे थे तो इक्वलिटी पहले है, 14 से 18 समानता का अधिकार वाले फंडामेंटल राइट्स, वो संविधान की आत्मा कहा बाबा साहब ने जिसको, वो इक्वलिटी वाले आर्टिकल पहले हैं और लिबर्टी वाला बाद में है, फ्रेटर्निटी उसके बाद है।
तो बाबा साहब ने कहा अगर समानता रहेगी तो स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहेगी, इसलिए समानता लाने का काम करना चाहिए। प्रकाश जी, मेरा वाक्यांश पूरा हुआ। आपके आदेशानुसार संविधान में आपने कहा बोलिए, तो हमने बोला। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम डूंगर कॉलेज का